हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो तुम लोग? बेटा हम लोग थर्मोडायनेमिक्स शुरू किए थे। शुरू क्या मतलब बहुत 7-8 लेक्चर हो चुका है, मतलब आपके पास 7-8 लेक्चर डिलीवर हुआ होगा। हम लोग ग्राफ डिस्कस कर चुके थे और ग्राफ से रिलेटेड मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन करवाया है। अब हम लोग आज प्रोसेस के बारे में समझते हैं ना, तो 3-4 क्लास प्रोसेस के बारे में समझेंगे। और मैं गारंटी देता हूं कि अगर जो प्रोसेस के बारे में फील ना आए ना तो तुम हमें बताना। एकदम एक एक बात को हम लोग कंसीडर करते हैं। और ग्राफ के जो कन्वर्जन होते हैं वो तो मैं मास्टर बना दूंगा, तुम लोग देखना है। बस ये है एक चीज और, वीडियो को एक बार में पूरा का पूरा देखने का कष्ट करें ना। ये नहीं कि 5 मिनट देखिए फिर चले गए, 10 मिनट देखे, ऐसा नहीं। एक बार पूरा फुल कंसंट्रेटेड मोड होम में होके जैसे क्लासरूम होता है वैसे आप देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ओके, तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे थे? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, जैसा कि तुम लोग जानते हो प्रोसेस क्या होता है वो तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। थर्मोडायनेमिक के एक स्टेट को दूसरे स्टेट में चेंज करने के लिए जो हम लोग मेथड अप्लाई करते हैं वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है भैया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? जैसा कि मैं बताया था कि एक स्टेट से स्टेट का मतलब क्या, अगर जो किसी भी स्टेट का प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज करते हैं तो इसका मतलब स्टेट चेंज करते हैं। और जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी एक ऑब्जेक्ट का, किसी भी एक सिस्टम का जो स्टेट चेंज करने के इनफाइनाइट नंबर ऑफ तरीके हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेथड हो सकता है। इसीलिए थर्मोडायनेमिक इनफाइनाइट नंबर हो सकता है, लेकिन हम लोग को बेसिकली 4 थर्मोडायनेमिक मेथड पढ़ना है या थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़ना है। अब उस 4 को पढ़ने के बाद हम लोग इतना एनालिसिस कर लेंगे कि हम लोग ये समझने की कोशिश या ये समझने के काबिल हो जाएंगे कि दुनिया का कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आ जाएगा, हम लोग पूरा का पूरा समझ लेंगे। गॉट माय पॉइंट? तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। मैं लिखवा नहीं रहा हूं, ऑलरेडी डिफिनीशन हो गया है, ऑलरेडी हो गया है। एक बात, दूसरी बात, इसका वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो गया है। टीएच प्रोसेस इज पॉसिबल, ये भी करवा दिया गया है, बता दिया गया है। अब हम लोग आज मेन मुद्दे पे आते हैं और हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। थोड़ा मुझे स्पेस चाहिए खूब अच्छे से, इसलिए आप लोग हेडिंग डालिए आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोलेटेड, आइसो का मतलब ये होता है कि सेम, आइसो का मतलब ही इंग्लिश में होता है क्या? सेम। और बारिक मतलब ये बार ना एक प्रेशर का यूनिट होता है। आइसो मतलब सेम, बार एक प्रेशर का यूनिट है, तो ये सेम प्रेशर होगा। मतलब एक गैस का स्टेट यदि मान लो, 1 सेकेंड मैं थोड़ा माइक को सही कर लूं। हाँ, मान लो उसका इनिशियल कंडीशन मान लो P1, मान लो P इनिशियल, V इनिशियल, T इनिशियल। ठीक है, मैंने एक प्रोसेस यूज किया और वो प्रोसेस का नाम कौन सा है? आइसोबारिक। आइसोबारिक प्रोसेस यूज किया तो मैंने बोला था प्रेशर कांस्टेंट मतलब P फाइनल, प्री फाइनल, V फाइनल और T फाइनल हो गया। मैंने एक प्रोसेस अपनाया जिसका नाम था आइसोबारिक, जिससे क्या हुआ, वो मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज हुआ, प्रेशर तो चेंज होगा नहीं। अच्छा, अब इसमें क्या करना है? आइसोबारिक प्रोसेस है ना, तो डेल्टा ये ऐसे लिखेंगे, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, इसलिए P इनिशियल माइनस P फाइनल इक्वल टू 0 या डेल्टा P इक्वल टू 0। डेल्टा P क्या होता है? 0। आज और एंड डीपी इज ऑल्सो 0। आज इसका और इसका फील आ जाएगा। हालांकि इसमें भी क्या है? चेंज इन प्रेशर, इसमें भी क्या है?
चेंज इन प्रेशर, लेकिन ये चेंज इन प्रेशर अलग है और ये चेंज इन प्रेशर अलग है। और यहां का आज फील आ जाएगा कि रियली में ये और ये क्यों सेम है, क्यों अलग है। ठीक है ना, देखते हैं, समझते हैं। जैसे ध्यान से देखिएगा आप लोग, जैसे मान लो प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ है, प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ है, और मान लो कि ऐसे है एक प्रोसेस, ऐसे ये मान लो इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है, ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है। अब मैं देखो यहां जैसा कि हम लोग ग्राफ जानते हैं, ये देखो ये हाइट तो चेंज हो नहीं रहा है, तो P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल है क्या? P इनिशियल P फाइनल है क्या? इसका मतलब इनिशियल प्रेशर फाइनल प्रेशर के बराबर है। तो इनिशियल प्रेशर फाइनल प्रेशर के बराबर है, तो क्या ये आइसोबारिक प्रोसेस हो सकता है? नो, इट इज नॉट सिंस डेल्टा P इज इक्वल टू 0, बट प्रोसेस इज नॉट आइसोबारिक। क्यों भैया? क्योंकि बीच में उसके जो इंटरमीडिएट स्टेट है उसमें प्रेशर चेंज हो रहा है, बिकॉज pressure is not constant throughout the process. अच्छा, dp का मतलब छोटे से पार्ट, छोटा सा टाइम इंटरवल। dp का मतलब यहां से यहां, 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 मतलब छोटे 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 इनफाइनाइटली स्मॉल पार्ट में प्रेशर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। और इसलिए dp की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। dp का मतलब ही होता है क्या भैया? वेरी स्मॉल चेंज इन प्रेशर। इसलिए जैसे क्वेश्चन ऐसे आएगा, क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन लिखिए, if P initial equal to P final, if P initial equal to P final and delta P 0, then process is isobaric। पहला ऑप्शन ट्रू, दूसरा फॉल्स, तीसरा कैन नॉट से, और फोर्थ वन मान लो इनसफिशिएंट डाटा। कौन सा ऑप्शन सही? ये वाला सही है, क्योंकि मुझे डीपी के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है। तो याद रखेंगे कि P इनिशियल P फाइनल के बराबर और डेल्टा P 0 हो, इससे वो आइसोबारिक प्रोसेस नहीं होता है। उसमें एवरी इंस्टेंट पे लिखो, नोट में लिखो, फॉर आइसोबारिक प्रोसेस प्रेशर एट एवरी इंस्टेंट इज सेम। प्रेशर एट एवरी इंस्टेंट इज सेम। प्रेशर एट एवरी इंस्टेंट इज सेम। दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ आइसोबारिक। ठीक है, अच्छा अब इसमें कुछ और भी देख लेते हैं। PV इक्वल टू nRT, V इक्वल टू nRP अपॉन T। कोई दिक्कत? तो इसका मतलब ये क्या है? V अपॉन T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। इसका मतलब V इनिशियल अपॉन T इनिशियल इक्वल टू V फाइनल अपॉन T फाइनल, यानी V इनिशियल अपॉन V फाइनल इज इक्वल टू T इनिशियल अपॉन T फाइनल। या इससे एक और समझ में आ रहा है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। If in isobaric process pressure is constant, then volume is directly proportional to temperature. मतलब जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, या जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है,
अब एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, फॉर एन आइडियल गैस of a given amount volume change from volume change from वॉल्यूम जो चेंज हुआ 2 cc से 5 cc हुआ, देन टेम्परेचर चेंज फ्रॉम कहां से कहां तक, टेम्परेचर कितना है 127 डिग्री सेल्सियस से कितना डिग्री सेल्सियस होगा। वीडियो को पॉज करिए, कम से कम 2 मिनट ट्राई करिए, 2 मिनट, और ऑप्शन कहिए तो मैं दे दूं। ऑप्शन मान लीजिए एक है 1000 सीसी, सेकेंड ऑप्शन है 727 सीसी, और सी ऑप्शन है 1000 केल्विन, और डी ऑप्शन है नॉट। ट्राई करिए। ओके, मैंने माना कि आपने भरपूर कोशिश किया होगा। अब मैं करना चाह रहा हूं और देखना तुम लोग मिलाना कि क्या गलतियां हो सकती है, क्या नहीं हो सकता है। पहली बात तो मैं ये बता दूं, ये जो टी, ये इसको एक नोट में ऐसे ब्रैकेट बना के लिख लीजिएगा कि टी इनिशियल टी फाइनल, ये रियल में रेशियो तब है व्हेन टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन। बताया था तुम लोग को एक चैप्टर में या एक बार बताया था, रेशियो तो अगर जो केल्विन का लेगा और सेल्सियस का लेगा तो अलग अलग होगा, लेकिन यदि अगर जो आप चेंज लेंगे तो चेंज दोनों में क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसको करते हैं, तो कितना कैसे करते हैं यार, एक तो ऐसे भी समझ में आ रहा है कि ये क्या है, ये इससे कितना टाइम्स ज्यादा हो गया है 2.5 टाइम्स, तो ये भी कितना ज्यादा होगा 2.5 टाइम्स। तो देखो since volume increased 2.5 times, hence temperature also increased 2.5 times। तो इसमें 127 डिग्री सेल्सियस इंटू 2.5 करोगे तो मुझे लग रहा है कि कितना आएगा, ये आपका आएगा कितना 2500 के 100, 175, ये आ जाएगा 5, 25 दूना 50, 67, और 67 7 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 6, 31 आ जाएगा, 3175 आएगा क्या, नहीं यार इतना नहीं आएगा, कितना 25 7 जा, बताओ 25 7 जा, ये इसका क्या आंसर आएगा, जल्दी बताओ यार, 25 7 जाओ, 25 ने 75, 175 70, अरे 3175 सही है, 31 सही किया था मैं, 3175 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही तुमने ये किया आपका आंसर गलत, आपका आंसर गलत हो गया, आपका आंसर गलत हो गया, बल्कि डी ऑप्शन में आप ये डाल देना, ये गलत आंसर, ये आपका आंसर गलत। क्योंकि भैया मेरे इसको पहले किस में चेंज करना था, पहले चेंज करना था केल्विन में, तब जाके आप करेंगे, ये मस्ट है। देखो V इनिशियल अपॉन V फाइनल इज इक्वल टू T इनिशियल अपॉन T फाइनल। आप याद रखिएगा कि ये V इनिशियल कितना है 2, फाइनल कितना है 5, T इनिशियल कितना है, ये 127 प्लस 273 होना चाहिए, ये T फाइनल। आप लोग इसको सॉल्व करिएगा तो मुझे लग रहा है कि ये आ जाएगा 400 500, तो ये आपको मुझे लग रहा है कि T फाइनल कितना आ जाएगा 5 इंटू 500 अपॉन 2, 1250 केल्विन आएगा क्या, 1250 केल्विन, और 1250 केल्विन में से फिर 273 केल्विन घटाओगे तो जो आएगा वही आंसर है, जो आएगा वही आंसर है, ठीक है ना, ठीक है ना, तो जो आंसर आएगा वही होगा। तो ये कहानी थी, आपको रियल में समझना था। क्या क्या मैंने सीखा, पहला क्या सीखा,
आइसोबारिक प्रोसेस के लिए डेल्टा पी जीरो होना भी चाहिए, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। अगर जो डेल्टा पी जीरो हो तो ये नहीं कह सकते कि वो आइसोबारिक प्रोसेस है। प्रेशर एट एवरी इंस्टेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब डीपी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। समझ में आया? देखो ध्यान दो तुम लोग, एक बार कोलिजन हम लोग पढ़े थे, तो कोलिजन में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता था इलास्टिक कोलिजन में, फिर भी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता था। या डेल्टा काइनेटिक एनर्जी क्या जीरो नहीं होगा, डी का अगर जो उसका स्मॉल अमाउंट लेंगे तो वो जीरो कभी नहीं होगा। तो सेम प्रोसेस वही है, सेम प्रोसेस वही है। मतलब डेल्टा पी जीरो होना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, उसमें डीपी की भी वैल्यू जीरो होनी चाहिए। इससे ये मतलब होता है कि छोटे 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 टाइम इंटरवल में या छोटे छोटे पार्ट में भी प्रेशर का चेंज क्या हो रहा है, जीरो। ठीक है? अच्छा, तो इसमें क्या क्या फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला याद रखना है और एक, अच्छा अब हम लोग आते हैं कि हालांकि थर्मोडायनेमिक्स पढ़ चुके हैं तो हम लोग दो तीन बातें आ जाते हैं। पहला क्या, Q इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो Q का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एनसीपी डेल्टा टी, एनसीपी डेल्टा टी। क्योंकि क्या होता है एट कांस्टेंट प्रेशर में Q क्या होता है, एनसीपी डेल्टा टी। U के बारे में लिखेंगे तो U इक्वल टू हो जाएगा एनसीवी डेल्टा टी, और W के बारे में लिखेंगे तो W में P डेल्टा V लिखेंगे। या अगर जो एक लाइन में लिख दूं तो क्या हो जाएगा, एनसीपी डेल्टा टी प्लस एनसीवी डेल्टा टी प्लस पी डेल्टा वी। या अगर जो गामा के टर्म में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, सोचो, वीडियो को पॉज करो और लिखो। तो Q इक्वल टू लिखाएगा एन गामा आर गामा माइनस वन डेल्टा टी। आप लोग देखिएगा, डेल्टा U इज इक्वल टू एन आर गामा माइनस वन डेल्टा टी, और ये पी वर्क डन कितना हो जाएगा, पी डेल्टा वी। जैसा कि तुम लोग जानते हो, पता नहीं तुम लोग को याद है कि नहीं, याद होना चाहिए, आर माइनस गामा माइनस वन होता है और सीपी होता है गामा आर गामा माइनस वन होता है। तो ये फॉर्मूला रिलेटेड हो गया। कभी क्वेश्चन आएगा तो ऐसे सोचना है आपको, इस तरीके से कैसे क्या करना है। ठीक है? अच्छा, अब देखो कुछ और हम लोग बात करते हैं। लिखो ग्राफ रिलेटेड टू आइसोबारिक प्रोसेस, ग्राफ रिलेटेड टू आइसोबारिक प्रोसेस। एक बात और मैं बता दूं, अगर जो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट ग्राफ है, y इक्वल टू अगर जो कॉन्स्टेंट, जैसे y इक्वल टू 3 है, y इक्वल टू -3 है, y इक्वल टू c है, y इक्वल टू 0 है, इसका ग्राफ बना लोगे क्या? और एक बात और बताऊं, दुनिया में कांस्टेंट का 3 ही तरीके का ग्राफ है, 3 तरीके का। मुझे याद तो नहीं आ रहा है कि मैंने तुमको डिस्कस किया है कि नहीं कांस्टेंट का, अगर जो नहीं है तो लिख लो। दुनिया में कांस्टेंट का 3 ही ग्राफ हो सकता है, या तो पॉजिटिव, या तो निगेटिव, या तो जीरो। अब उस कांस्टेंट का ग्राफ कैसे बनाते हैं उसको ध्यान से सुनना, और वो बहुत यूज होगा, बहुत, मतलब आप देखिएगा, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा x। मतलब y की वैल्यू कांस्टेंट, मतलब x की वैल्यू चेंज हो रही है, y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो देखो ये है y इक्वल टू 3। देखो x की वैल्यू चेंज हो रही है लेकिन y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। y की वैल्यू भैया चेंज होने के लिए ग्राफ क्या होना चाहिए, ये हाइट चेंज होना चाहिए ना, आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अगर जो y इक्वल टू -3 है तो y इक्वल टू -3 अगर जो करेंगे तो ये y इक्वल टू -3 है। y इक्वल टू अगर जो 0 है तो ये है y इक्वल टू 0। कितने लोगों को लग रहा है कि y तो इसी x एक्सिस पे ही तो 0 होता है भैया, ये y इक्वल टू 0 है। तो उसी तरह y इक्वल टू सम कांस्टेंट का ये ग्राफ बनेगा। सर मैं बहुत बड़ा कंफ्यूज होता हूं कि कब ग्राफ ऊपर बनेगा, कब ऐसे बनेगा, कब वैसे बनेगा। तो ध्यान से सुनना और लिख लो, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है ग्राफ उसके अपोजिट एक्सिस के पैरेलल होता है।
फिर से जिस दो रियल में ग्राफ क्या होता है, दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच का ग्राफ होता है। गॉट माय पॉइंट। अब देखो, जिस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ग्राफ उसके अपोजिट साइड के क्या होता है, पैरेलल होता है। हो सकता है कि आपको आ रहा होगा, मैं क्लास 11th में था, 10th में था, 12th में था, तो मुझे ऐसे नहीं आते थे, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं बता दूं आपको, और देखिएगा आपका भी फर्ज बनेगा कि आप कर लें। अब आप लोग ना लिखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अपने से खुद से करो। पहली बात, रटना कुछ भी नहीं है। तुम लोग बनाओ किसका किसका ग्राफ। P और V का बनाओ पहला ग्राफ, दूसरा ग्राफ T और P का बनाओ, और तीसरा ग्राफ ठीक है। कम से कम ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और विश्वास मानिए मैं 20 ग्राफ ऐसा और दे सकता हूं आपको बनाने के लिए। लेकिन हम लोगों को नंबर ऑफ क्वेश्चन और नंबर ऑफ क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा। हम लोग को एक बार अच्छे से कंसेप्ट आ गया, आप 20 नहीं 50 मेरे मुंह पे फेंक मारो, मैं कर दूंगा। तो इसलिए आप क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस ना करिए, आप कंसेप्ट पे फोकस करिए, और उसी कंसेप्ट के आगे बढ़ाते लिए हम लोग हर एक ग्राफ का पूरी डिटेल में एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस मतलब पूरे डिटेल में हम लोग समझेंगे कि ये ग्राफ है तो क्यों है और कैसा है। ओके, पहले ग्राफ पे बताओ तुम लोग कैसा बना है। तो पहले ग्राफ आइसोबारिक, ये फॉर्मूला हम लोग लिखे रहेंगे ना, PV इक्वल टू NRT, देन P इक्वल टू NR अपॉन PT, ये लिखे रहेंगे। अब देखो, P और V के बीच में ग्राफ है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। अब मैं पूछूंगा कि जब वॉल्यूम 2 लीटर है तो प्रेशर की वैल्यू क्या है, सेम है। जब वॉल्यूम 5 लीटर है तो प्रेशर की वैल्यू क्या है, सेम है। जब वॉल्यूम 10 लीटर है तो प्रेशर की वैल्यू क्या है, सेम है। मतलब प्रेशर क्या हुआ, कांस्टेंट। और प्रेशर कांस्टेंट है तो कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट है, ये तो किस एक्सिस के अबाउट पैरेलल होगा, V के। फिर से, जो फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट होता है उसके अपोजिट साइड के अलोंग पैरेलल बनाते हैं। तो लो मैंने बनाया, ये है। अच्छा, T और P के बीच में ग्राफ, T और P के बीच में देखो, बहुत अच्छा। मैं पूछूंगा 2 डिग्री टेम्परेचर है, प्रेशर कितना, सेम। मैं पूछूंगा 5 डिग्री टेम्परेचर के प्रेशर कितना, सेम। P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। इसमें सारा एक ग्राफ किसका बन रहा है, आइसोबारिक का, याद रखे रहे। तो एक बात बताओ, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। जब जो याद करो, जो फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट है उसके अपोजिट में पैरेलल, तो ये बन गया भैया इसका इधर, ये है, ये ग्राफ है। देखो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, लेकिन प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। अच्छा, V और T का ग्राफ। तो एक बात और बताऊं, यहां मैंने स्पेशली केल्विन लिखा है, यहां डिग्री सेल्सियस लिखा है, लेकिन इस सारे क्वेश्चनों में नहीं लिखा है। जिस क्वेश्चनों में नहीं लिखा गया है उसमें बाय डिफॉल्ट आप मानिए कि टेम्परेचर कैसे है, केल्विन में है। टेम्परेचर कैसे है, केल्विन में। तो एक बात बताओ, V और T के बीच में ग्राफ बनाना है, तो V इक्वल टू, ये क्या हो गया, कांस्टेंट T, Y इक्वल टू mx का ग्राफ होगा क्या। और जब y इक्वल टू mx का ग्राफ होगा तो ग्राफ कहां से पास होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। लेकिन मजेदार बात देखिएगा कि मैं क्या बनाने जा रहा हूं, मैं ये बनाने जा रहा हूं, ये ग्राफ ऐसे बनेगा, याद रखिएगा, ये ग्राफ ऐसे बनेगा। यहां पे डॉटेड लाइन क्यों दिखाया, क्योंकि 0 केल्विन टेम्परेचर हम लोग अचीव कर ही नहीं सकते। 0 केल्विन टेम्परेचर हम लोग अचीव नहीं कर सकते, इसलिए मैंने यहां क्या दिखाया, डॉटेड लाइन। ये ग्राफ इसका देखो, यहां पे आ जाओ। तो रियल में क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को पहले बेटा
ये जो केल्विन में है ना, इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, डिग्री सेल्सियस में। तो डिग्री सेल्सियस में चेंज करने का कैसे, क्या फॉर्मूला, तो देखो लिखता हूं, ये देखो पीवी इक्वल टू एन आर, ये हो जाएगा टी प्लस 273, ये क्या हो जाएगा, केल्विन। इसका मतलब अगर जो इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये देखो, अगर जो इसको ग्राफ बनाएंगे तो ये देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ बनेगा। और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मतलब c क्या, स्लोप क्या हो गया, इंटरसेप्ट क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ये ग्राफ बना, ये ग्राफ बना, ये यहां कहीं मिलाएंगे तो 273.15 आएगा। देखो यहां पे t की वैल्यू 0 रखो, t की वैल्यू 0 रखोगे तो ये माइनस में आ जाएगा। यहां पे v की वैल्यू 0 रख दो, v की वैल्यू 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। जब ये 0 आएगा तो t की वैल्यू माइनस में आने लगेगी। ये देखना बेटा, ये अगर जो v की वैल्यू 0 प्लस एन आर t प्लस 273, t की वैल्यू माइनस 273 केल्विन। इसका मतलब ध्यान से, वो कौन सा टेम्परेचर है जब प्रेशर की वैल्यू निगेटिव होगी, माइनस 273.15। ये जब ये होगा तो इसीलिए ये जब जीरो केल्विन अगर जो टेम्परेचर को अचीव नहीं किया जा सकता है तो क्या 273 का केल्विन का अचीव किया जाएगा माइनस का, नहीं हो सकता है। और नहीं हो सकता है इसीलिए प्रेशर कैन नॉट बी निगेटिव। और प्रेशर ऐसे भी, एक तो लॉजिक ये है, और एक लॉजिक हम लोग जब बड़े लेवल पे बात करते हैं, याद करो फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा रहा हूं तो उसमें मैं क्या बोल के निकाल जा रहा हूं कि प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी, लेकिन यहां देखो फील्ड के साथ कर रहा हूं। when pressure, the value of pressure will be 0, when the value of pressure will be 0, when the value of pressure will be 0, then temperature will be minus in Kelvin। ठीक है, और इसी कंसेप्ट को यूज करके जो केल्विन स्केल बना है, इसी कंसेप्ट को यूज करके केल्विन का स्केल बना गया। आप लोगों को डीपीपी मिली थी, उसमें ऐसे क्वेश्चन थे। तो ये कहानी है। अच्छा ठीक है सर, अब इसका बताइए। अच्छा यहाँ टेम्परेचर किसमें है, केल्विन में। जब टेम्परेचर की वैल्यू नहीं मेंशन है किसमें है, तो बाय डिफॉल्ट केल्विन में। और ये रूल भी है कि अगर जो बड़ा टी लिखूंगा ना तो केल्विन में, अगर जो छोटा टी लिखूंगा ना तो सेल्सियस में है। खैर उसका साइन कन्वेंशन पे बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे, इसका बताओ। तो इसका सिर्फ और सिर्फ इसी से सोचेंगे। इससे देखो, इसका अगर जो मैंने लिखा, ये देखो इस ग्राफ के लिए v अपॉन टी इक्वल टू एन आर अपॉन पी। ये v अपॉन टी इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। v अपॉन टी क्या है, कांस्टेंट है। मतलब y इंटू 1 अपॉन x, ये क्या हो गया, कांस्टेंट। तो क्या ग्राफ तुमको नहीं लग रहा है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। जब दो फिजिकल क्वांटिटी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो ग्राफ क्या बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लिख लो, ये देखो एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तीनों के केस में ग्राफ क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इसको मैं बना दे रहा, ये बनेगा ये। अच्छा इसका बताओ, v अपॉन टी इंटू टी, ये दोनों सेम हो गया क्या, v अपॉन टी इंटू टी, हाँ सेम है। यहां पे मैं प्रेशर डालना है, यहां प्रेशर डालना है। हाँ इसका बताइए। तो देखो ध्यान से सुना, यहां देखो, यहां v अपॉन टी, ये क्या हो रहा है, कांस्टेंट। ये क्या हो रहा है, कांस्टेंट। अब मैं पूछ रहा हूं, जब टेम्परेचर 5 डिग्री है तो v अपॉन टी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। जब टेम्परेचर 10 डिग्री है v अपॉन टी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। कहीं ना कहीं v अपॉन टी क्या है, कांस्टेंट। y एक्सिस अगर जो कांस्टेंट है तो किसके पैरेलल बनेगा, किसके पैरेलल बनेगा, ये बन गया भैया आपका पैरेलल, ये बन गया आपका, ये बन गया, ये बन गया। अब इसके बारे में क्या ख्यालात है, इसको सोचिए आप, इसको सोचो। हाँ एक बात मैं बता दूं, ये ग्राफ और ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है।
इंपॉर्टेंट है। इसको बताओ, इसको देखो, इसका ध्यान से देखेंगे बहुत शानदार बढ़िया बात है। और जानते हो ये वाला जो ग्राफ है ये V अपॉन टी ना, नीट के 2006 में पूछा गया, V अपॉन टी, और ये क्या है P। सोचते हैं V अपॉन टी क्या है जी, कांस्टेंट। प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। मतलब कांस्टेंट का मतलब ये क्या है 3, ये क्या है 2। तो 3 और 2 कोई पॉइंट होगा क्या इस एक्सिस पे, इस ग्राफ में 3 V अपॉन टी क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कुछ पॉइंट, तो ये है पॉइंट। P क्या है, कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है, कुछ पॉइंट। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, ये है ग्राफ, ये क्या है, ये है। सोचो, पॉइंट है। और कितने लोग साले गधे बोलते हैं कि पॉइंट इज नॉट ए ग्राफ। यस, ऑफ कोर्स इट इज ए ग्राफ, इट इज ए ग्राफ। देखो V अपॉन टी क्या है, कांस्टेंट, और P क्या है, कांस्टेंट। तुम बताओ y x का ग्राफ है, और अगर जो 3,2 को रिप्रेजेंट करना है तो क्या यही होगा, तो वही है। अच्छा ठीक है, जब ये आ गया तो एक क्वेश्चन और करके दिखाओ, और फिर देखो मजा कितना आता है। वो क्वेश्चन आपको देखता हूं, ये है, ये आया था नीट नहीं, ये आया था जेईई मेन 2016 में क्वेश्चन आया था। और मैं लिखता हूं V डेल्टा टी इंटू टी। कम से कम 7 मिनट तुम कोशिश करो, मैं तुम्हारे लिए 7 मिनट दिया है। कैसा ग्राफ होगा। पहली बात मैं बता दूं, मैंने माना कि तुमने पूरा सफिशिएंट टाइम लिया होगा। मैं एक बात विशेष तौर पे बता दूं, अगर जो आपको ग्राफ बनाना है तो फर्स्ट यू मस्ट हैव टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन द टू गिवन क्वांटिटी। अगर जो आपको ग्राफ बनाना है तो आपको उन दो क्वांटिटी के बीच में कैसा रिलेशन है ये आपको बताना पड़ेगा। और फिजिक्स में बहुत अच्छी बात है कि ग्राफ के मामले में सिर्फ 4 ही तरह के ग्राफ आते हैं, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, सर्कल, इलिप्स, और एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सर्कल और इलिप्स तो एक स्पेशल केस होता है, उसको एक ही जगह, बस पूरे फिजिक्स में एक ही जगह आता है इलिप्स का ग्राफ, नहीं तो ज्यादातर स्ट्रेट लाइन, पैराबोला और कौन सा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये बताओ, ये आप देखो, इसको सोचते हैं, और ये सोचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखेंगे, ये बात याद रखेंगे। देखो PV इक्वल टू NRT, हालांकि ऐसा क्वेश्चन करवाया हूं, ऐसा क्वेश्चन आपको करवाया हूं, ऐसा क्वेश्चन आपको करवाया हूं। ये इक्वेशन फर्स्ट, डिफरेंशिएट द इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू T। तो क्या हो जाएगा, क्या तुमको नहीं लगता है कि P dV अपॉन dt प्लस V dP अपॉन dt इज इक्वल टू NR। और अच्छे से लिखूंगा तो ये हो जाएगा P dV प्लस V dP इक्वल टू NR dt। इसी को मैं बोला था, तुम लोग याद करो, इसको बोला था डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ आइडियल गैस, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ आइडियल गैस। और इसी को बस डीवी के लिए डेल्टा वी लिख दिया। तो देखो P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P इज इक्वल टू NR डेल्टा T। ये दोनों एक ही बात है, डिफरेंशियल फॉर्म चाहे चेंज इन फॉर्म, वो ये लिखते हैं। अब एक बात बताओ, ये वैल्यू कितने लोग को लग रहा है 0 हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा P क्या है 0। तो ये वैल्यू क्या हो गई 0, ये वैल्यू 0 हो गई, तो P डेल्टा V क्या हो गया NR डेल्टा T। एक इक्वेशन ये और ये इक्वेशन ये, इन दोनों को डिवाइड करो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को। तो देखो डिवाइड करूंगा तो मुझे लग रहा है कि कितना आ जाएगा, PV इक्वल टू NRT अपॉन
P डेल्टा V इक्वल टू एन आर डेल्टा टी, इससे ये कट गया, P से P कट गया, किसका किसका ग्राफ बनाना है, V डेल्टा V इंटू टी, मतलब ये आ जाएगा V डेल्टा T अपॉन डेल्टा V इक्वल टू टी, या क्या क्या, इसको उल्टा कर दो ना, इसको उल्टा कर दो, क्या क्या, डेल्टा V डेल्टा टी ना, तो इसको उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा डेल्टा V और ये हो जाएगा V डेल्टा टी इंटू 1 अपॉन टी। तो ये क्या है y, ये क्या है y, ये क्या है x, y x, तो एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। जब कांस्टेंट होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आया था तुम लोग का, आया था तो वेरी गुड, आपको आना भी चाहिए, और नहीं आया था तो आप ट्राई करेंगे, सोचेंगे। अच्छा, और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन की भरमार है और क्वेश्चन खूब अच्छे से करेंगे। देखो इधर देखो, जैसे मान लो ये V है और ये मान लो T है और ये ग्राफ ऐसे है, ये बनाइए, ये ग्राफ बनाइए, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये क्या है P1 और ये क्या है P2। पहला ऑप्शन P1 इज ग्रेटर देन P2, दूसरा ऑप्शन P2 इज ग्रेटर देन P1, तीसरा ऑप्शन P1 इक्वल टू P2 और तीसरा ऑप्शन कैन नॉट से। कम से कम 2 मिनट ट्राई करो, कम से कम 2 मिनट, कम से कम 2 मिनट ट्राई करो तुम। ओके, मैंने माना कि तुमने भरपूर कोशिश किया, भरपूर। अब मैं करने जा रहा हूं, और देखो ऐसे क्वेश्चन को जब इस तरीके से डील करने को आए, मैं तुमको 3 तरीका बताऊंगा, 3 तरीका, और तीनों में से जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिएगा। एक तरीका बताऊंगा जो कभी कभी वैलिड होगा, कभी कभी नहीं वैलिड होगा, मतलब कभी कभी आप देख पाएंगे, कभी कभी नहीं देख पाएंगे। जब नहीं देख पाएंगे तो दूसरा, नहीं तो तीसरा। तो सोच, इसको 3 मेथड से बताता हूं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मुझे याद नहीं आ रहा है कि कौन से एग्जाम में आया है, लेकिन एक बार 100% एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो मैं बताता हूं इसको, क्वेश्चन को करने का तरीका देखिए। पहला तरीका, फर्स्ट मेथड, क्या ये प्रोसेस आइसोबारिक है? क्या ये प्रोसेस आइसोबारिक है? यस, प्रेशर प्रोसेस क्या है? आइसोबारिक है। अच्छा सर एक बात बताइए, प्रोसेस आइसोबारिक है इसका मतलब P1 इक्वल टू P2 है क्या? नो 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 भैया नो। देखो आइसोबारिक का मतलब क्या हुआ, यहां पे प्रोसेस, ये एक अलग प्रोसेस है, ये एक अलग प्रोसेस है, यहां प्रोसेस, यहां प्रोसेस, यहां प्रोसेस, यहां प्रोसेस, यहां हर जगह क्या होगा? P1 होगा, P1 होगा, P1 होगा, P1 होगा, P1। ये अलग प्रोसेस है, ये दोनों 2 प्रोसेस है। दोनों कितने प्रोसेस है? 2 आइसोबारिक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में P1 की वैल्यू कांस्टेंट है और इस प्रोसेस में P2 की वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन किस इसमें से कौन ज्यादा है ये कैसे पता करेंगे? तो देखो हम लोग पहला देखे, ये आइसोबारिक प्रोसेस है तो इसका मतलब ग्राफ, वो रिलेशन सोचो, तो मैंने सोच लिया इक्वल टू nRT P अपॉन T, y इक्वल टू mx का ग्राफ बनेगा, y इक्वल टू mx का ग्राफ बना है। इसका मतलब स्लोप इक्वल टू nR अपॉन P, और स्लोप मतलब tan थीटा है। tan थीटा इक्वल टू कितने लोग को लग रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P है? बोलिए। अब देखो ये अगर जो थीटा 2 है और ये अगर जो थीटा 1 है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं tan थीटा 1 इज ग्रेटर देन tan थीटा 2। इसीलिए P2 इज ग्रेटर देन P1। मजेदार क्वेश्चन है ना? अच्छा, एक और तरीका जो हमेशा काम आएगा, ठीक है? गॉट माई पॉइंट? व्हाट आई एम डूइंग, I just have to see the slope, and as from the figure it is 100% sure that slope of the graph is inversely proportional to P.
It means if slope is increasing, if slope is more, then pressure is less, because it is inversely proportional to each other. That's why as from the graph tan theta 1 is greater than tan theta 2, that's why P2 is greater than P1. एक और तरीका, आप क्या करो ना कि एक चीज और कर लीजिए कि आप कोई भी पॉइंट चूज कर लीजिए। ये देखिए मैंने भाई साहब देखो दो तरीका, एक ये पॉइंट चूज कर लिया, ये मैंने चूज कर लिया, फिर से एक फिगर ए बनाओगे, एक फिगर ए बनाओगे, सेकेंड मेथड का ये फिगर बनाओगे। अब इस पूरे प्रोसेस में वॉल्यूम को मैंने क्या कर दिया, कांस्टेंट, जो यहां वॉल्यूम, जो यहां वॉल्यूम, जो यहां वॉल्यूम। तो मेरे बच्चे अगर जो PV इक्वल टू NRT और P इक्वल टू NR अपॉन V इंटू T, ये वॉल्यूम सब कुछ कांस्टेंट है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा क्या? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर किसका ज्यादा है, ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है? ये मान लो T2, ये मान लो T1, इसलिए T2 इज ग्रेटर देन T1, P2 इज ग्रेटर देन P1। ये सेकेंड मेथड है। दो मेथड हुआ है, एक मेथड और सीखो, मास्टर बना दूंगा आने वाले कुछ दिनों में। जब और हम लोग पढ़ेंगे आइसोबारिक, तो आइसोबारिक हो रहा है, एक आइसोगोरिक होगा, फिर आइसोथर्मल होगा, तो इसी तरह चीजों को समझ समझ के करना रहेगा। फिर एक बार और रिपीट करूं, रटना कुछ भी नहीं है, बस समझने की बात है। सर मेरा मन कर रहा है ना कि आप ऐसे लिए ना, मैं ऐसे लेके करूं, तो कर लो भैया, कोई मना ही नहीं है। मेरे पास पेन नहीं है, ठीक है, मैं ऐसे ही देखो, ये देखो मैं ये करने जा रहा हूं, ये देखो ये ले लिया, ये पॉइंट और ये पॉइंट। इस पॉइंट पे क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, बोलिए। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, सेकेंड थर्ड मेथड का, व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या हुआ, कांस्टेंट, तो टेम्परेचर इज कांस्टेंट, देन प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब बताओ, ये अगर जो P1, ये अगर जो ये दोनों पॉइंट पे ये और ये किसका ज्यादा है, किसका ज्यादा है? तो मैं लिखूंगा V2 इज लेस देन V1, इसलिए P2 इज ग्रेटर देन P1। तो इस तरीके से आप ग्राफ को समझेंगे। मैं वीडियो का लेंथ देख लूं, हाँ काफी हो गया हम लोग। एक अब ये एक प्रोसेस पढ़ने में समझने में आपको दिक्कत थी, फिर और जो प्रोसेस पढ़ाऊंगा उसमें ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा। वन मोर थिंग, आप ग्राफ के जो सारे 9-10 टाइप के ग्राफ बताया उसको प्रैक्टिस करिए, वो ग्राफ के कन्वर्जन में आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। आगे आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।